दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल राहुल ट्यूटोरियल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में फिर हम संविधान पढ़ने जा रहे हैं। संविधान के पिछले वीडियो में हमने संविधान के भाग के बारे में चर्चा प्रारंभ किए थे। पिछले वीडियो में दोस्तों संविधान में कितने भाग हैं उसका संक्षिप्त विवरण हमने आपको दिया था कि किस भाग में क्या प्रावधान रखे गए हैं। हमने आपको बताया था कि जब हमारा भारतीय संविधान बन करके तैयार हुआ तो भारतीय संविधान में 22 भाग थे। आज भी दोस्तों हमारे भारतीय संविधान में मुख्य रूप से 22 भाग ही हैं, लेकिन आप जानते हैं संविधान में कई बार संशोधन हुए हैं और संशोधन के पश्चात कुछ नए प्रावधान जोड़े भी गए हैं और कुछ प्रावधान क्या किए गए हैं, घटाए भी गए हैं। जैसे हमने आपको बताया था भाग 7 को क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। 7 से 7 7 से समाप्त। देखिए दोस्तों, हमने संक्षिप्त विवरण जो भाग के बारे में पढ़ा था उस संक्षिप्त विवरण को क्या करते हैं, थोड़ा सा विस्तृत रूप देने जा रहा हूँ। ठीक है, उस संक्षिप्त विवरण को थोड़ा हम बढ़ा के पढ़ेंगे, अर्थात अब हम एक एक भाग को लेंगे। ठीक है, जैसे 22 भाग दिए गए हमारे भारतीय संविधान में दिया गया है। देखिए वह 22 भाग हमारे लिए उतने इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर हम ज़्यादा के चक्कर में पढ़ेंगे, अर्थात अगर हम यह चाहेंगे कि हमें 22 भाग पूर्ण रूप से याद हो जाए, तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अर्थात वे क्वेश्चन जो भाग से पूछे जाते हैं और एक संक्षिप्त भाग से ही प्रश्न पूछे जाते हैं या एक निश्चित भाग से ही प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वह भाग भी हमारी नज़रों से क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा और उस पर हम अपनी पकड़ नहीं बना पाएंगे। तो इसलिए दोस्तों हमारे भारतीय संविधान में वे भाग जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी क्या है, महत्वपूर्ण हैं, उसको हम क्या करेंगे, एक एक करके बारी बारी से अच्छे से क्या करेंगे, पढ़ लेंगे, ताकि वहां से आने वाले जो भी प्रश्न हो कभी भी गलत ना हो। आज मैं संविधान के पहले भाग को लिया हूं। देखिए हमने आपको संविधान को याद करने का तरीका भी बताया था कि किस प्रकार से याद करते हैं। ठीक है, अभी हम फिर से एक बार बता देंगे कि संविधान को कैसे याद किया जाएगा, अर्थात संविधान के अंतर्गत जो भाग हैं उनको याद करने का ट्रिक क्या है। शायद मैंने पिछले वीडियो में नहीं बताया था, तो इस वीडियो में बता दूंगा। लेकिन पहले हम प्रारंभ कर रहे हैं हमारे भारतीय संविधान का भाग 1। हमारे भारतीय संविधान का भाग 1। आज हम इस वीडियो में भाग 1 को अच्छे से समझेंगे और इस तरीके से समझेंगे कि यहाँ से जब भी प्रश्न आएंगे हमारे एग्जाम में कभी भी गलत नहीं होंगे। बस आप कंसंट्रेट होकर के यह वीडियो देखिए और जो कुछ लिखा जा रहा है, जो कुछ लिखा हूँ मैं यहाँ पर, या मैं जो कुछ बता रहा हूँ, अगर आप चाहें लिख भी सकते हैं और अगर नहीं लिखना चाह रहे हैं तो आप एक लूसेंट की किताब अपने पास रखिए, क्योंकि जो कुछ भी यहाँ पर मैं लिखा हूँ ये सारी चीज़ें लूसेंट की किताब में किया हुई हैं, दी गई हैं। ठीक है, अगर आप लिख सकते हैं तो लिखिए, अन्यथा लूसेंट की किताब ले लीजिए। हाँ, बस आपके दिमाग में यह सेव होना चाहिए। चलिए प्रारंभ करते हैं भाग 1। और हमने आपको बताया था कि भाग 1 जो हमारे भारतीय संविधान में है वह किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, तो वह अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 4 तक है। अर्थात अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 4 तक हमारे भारतीय संविधान के भाग 1 को रखा गया है। ठीक है, अर्थात और भाग 1 में प्रावधान क्या है दोस्तों, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि संघ क्या होता है और उसका राज्य क्षेत्र, अर्थात जो हमारा संविधान का पहला भाग है उसमें बताया गया है कि भारत क्या है, एक राज्यों का संघ है और इसके अंतर्गत कितने राज्य आते हैं, कितने संघ शासित प्रदेश आते हैं, कितने अर्जित क्षेत्र आते हैं, सीमा क्षेत्र क्या है किसी राज्य का, नाम क्या है, उसका क्षेत्रफल क्या है, वह सारे प्रावधान भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 4 तक रखे गए हैं। अब इन्हीं 4 अनुच्छेदों का अध्ययन हम करेंगे इस वीडियो में, अर्थात अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 4। इन्हीं चारों अनुच्छेद का अगर हम अध्ययन कर लेते हैं अच्छे से तो हमारा भाग 1 क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो भाग 1 में क्या रखा गया है, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र की बात की गई है। अभी आपको संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं हम अनुच्छेद 1 को। देखिए अनुच्छेद 1 में 3 बातें कही गई हैं। जो हमारा अनुच्छेद 1 है इसके अंतर्गत 3 बातें कही गई हैं। पहला क्या कहा गया है, भारत राज्यों का संघ है। यह क्या कह रहा है, देखिए भारत राज्यों का संघ है। देखिए दोस्तों,
संघ से तात्पर्य क्या है, अर्थात भारत के अंतर्गत जितने भी राज्य हैं वे राज्य अपनी समस्त शक्तियां केंद्र को दे चुके हैं, अर्थात संघ को दे चुके हैं। और अगर कोई राज्य भविष्य में यह चाहता है कि मैं भारत देश से अलग हो जाऊं तो वह अलग नहीं हो सकता है। ठीक है, देखिए संघ एक होता है और एक परिसंघ होता है। ठीक है, एक फेडरल होता है और एक कॉन्फेडरल होता है। ठीक है, देखिए जो संघ होता है, संघ में जितने भी राज्य होते हैं उन सभी की शक्तियां किसके पास निहित होती हैं, केंद्र के पास निहित होती हैं। अर्थात राज्य के पास अपनी कोई भी शक्ति नहीं होती है। अर्थात हमारे भारत देश में जितने भी राज्य हैं भविष्य में चल करके अगर वह यह चाहें कि हम भारत देश से किसी प्रकार अलग हो जाएं तो अलग नहीं हो सकते। ठीक है, क्योंकि क्या है, भारत क्या है, राज्यों का संघ है। ठीक है, भारत राज्यों का क्या है, यूनियन है। क्या है दोस्तों, यूनियन है। और इसी का एक होता है फेडरल। फेडरल का मतलब भी दोस्तों क्या होता है, संघ होता है। देखिए फेडरल का मतलब भी क्या होता है दोस्तों, संघ होता है। लेकिन इस संघ का मतलब क्या होता है, अगर कहा जाए कि कोई भी देश है और वह क्या है, फेडरल है, राज्यों का क्या है, एक फेडरल है, यानी स्टेट फेडरल है। इसका मतलब यह होता है कि उस देश के अंतर्गत जितने भी राज्य हैं उन राज्यों की शक्तियां कुछ राज्य के पास भी निहित हैं और कुछ शक्तियां केंद्र के पास भी निहित हैं। अर्थात अगर राज्य भविष्य में चाहेगा तो वह क्या कर सकता है, अपनी शक्तियों का प्रयोग करके देश से अलग भी हो सकता है। लेकिन हमारा भारत देश क्या है, राज्यों का क्या है, यूनियन है। अर्थात इसकी समस्त शक्तियां किसके पास निहित हैं, केंद्र के पास निहित हैं, अर्थात संघ के पास निहित हैं। तो यह बात अच्छे से आपको समझ में आई होगी। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारत क्या है, राज्यों का फेडरल है या यूनियन है, तो भारत क्या है, राज्यों का यूनियन है, फेडरल नहीं है। जैसे अमेरिका है दोस्तों, देखिए अमेरिका में फेडरल चलता है। फेडरल का मतलब क्या होता है, वहाँ के जो राज्य होते हैं उनके पास भी यह शक्ति होती है, उनका अलग झंडा होता है। अगर वह चाहें तो अपने आप को देश से अलग भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन भारत में ऐसे कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि भारत क्या है, यूनियन है। किसका यूनियन है, राज्यों का यूनियन है। ठीक है, अगला कहा गया है राज्यों का विवरण पहली अनुसूची में। याद करिए दोस्तों, जब हम भारतीय संविधान की अनुसूचियां पढ़ा रहे थे तो आपको हम पढ़ाए थे कि भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में क्या रखा गया है, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र की क्या की गई है, चर्चा की गई है। ठीक है, अर्थात अगर आपसे पूछा जाए कि हमारा जो भारतीय संविधान है इसमें संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र की चर्चा किन दो जगह मिलती है, तो आप आंसर देंगे भाग 1 के अनुच्छेद 1 में और भारतीय संविधान की अनुसूची 1 में। अर्थात भारत राज्यों का संघ है या भारत संघ और उसके राज्य क्षेत्र का विवरण 2 जगहों पे मिलती है, एक भाग 1 के अनुच्छेद 1 में और भारत की अनुसूची 1 में। याद करिए, आप पिछली अनुसूची में अध्ययन कर चुके हैं। अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या कहा गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में ही यह कहा गया है कि भारत में 3 प्रकार के राज्य की चर्चा की गई है। भारत में 3 प्रकार के राज्य हैं। जैसे पहला क्या है, देखिए एक राज्य होते हैं, भारत में 3 प्रकार के राज्य की चर्चा की गई। एक क्या होते हैं, राज्य होते हैं। जैसे हमारा उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, झारखंड, उड़ीसा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, ये सब क्या हो गए, ये सब स्वतंत्र राज्य हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त संघ शासित प्रदेश होते हैं जिसे यूनियन टेरिटरीज कहते हैं, केंद्र शासित प्रदेश। अर्थात जिस पर राज्य का क्या होता है, कोई भी अधिकार नहीं होता है, वहाँ का संचालन केंद्र सरकार के पास होती है। अर्थात जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उस पर शासन किसका होता है, केंद्र शासित प्रदेशों में शासन केंद्र सरकार का होता है, वहाँ पर राज्य सरकार की कोई भी भूमिका नहीं होती है। ठीक है, अगला आता है अर्जित राज्य। अर्जित राज्य दोस्तों क्या है, देखिए ऐसे कोई विदेशी हो, जैसे कोई विदेशी राज्य हो, युद्ध के दौरान क्या कर लिया जाए, उसे जीत लिया जाए, तो उसे आप क्या नाम देंगे, अर्जित राज्य। ठीक है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कोई अर्जित राज्य अर्थात भारत में कोई भी अर्जित राज्य की चर्चा नहीं है, ना ही किसी ऐसे राज्य को युद्ध में छीना गया है। तो आपने पहले अनुच्छेद में क्या पढ़ा
कि भारत क्या है, राज्यों का संघ है, अर्थात समस्त शक्तियां किसके पास निहित है, केंद्र के पास। दूसरे में आपने क्या पढ़ा कि भारत राज्यों का संघ है, इसकी चर्चा भारतीय संविधान की अनुसूची 1 में भी मिलती है। तीसरे में आपने क्या पढ़ा कि हमारे भारतीय संविधान में 3 प्रकार के राज्यों की चर्चा की गई है। पहले स्वतंत्र राज्य, अर्थात जैसे हमारे राज्य हो गए उत्तर प्रदेश, बिहार। केंद्र शासित प्रदेश, जिस पर शासन चलाने का अधिकार किसके पास है, केंद्र के पास। तीसरा हो गया अर्जित राज्य, अर्थात वे राज्य जो विदेशी थे और युद्ध के द्वारा उन्हें क्या कर दिया गया है, भारत में मिला दिया गया है। ठीक है, उन्हें हम क्या किस श्रेणी का नाम किस श्रेणी में रखेंगे, अर्जित राज्य की श्रेणी में रखेंगे। तो भाग 1 अनुच्छेद 1 आपको अच्छे से याद हो गया होगा। बात करते हैं भाग 2 की। भाग 2 में क्या कहा गया दोस्तों, संसद। अब आप कहेंगे संसद क्या होता है। हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में भारतीय संसद की चर्चा की गई है। ठीक है, और संसद के 3 अंग बताए गए हैं, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति। अगर अंग की बात करता है तो 3 अंग, जबकि सदन की बात करता है तो 2 सदन बताए गए हैं, राज्यसभा और लोकसभा। तो इसमें कहा गया है जो संसद होती है, राष्ट्रपति की अनुमति से विदेशी राज्य को क्या कर सकती है, अपने देश में मिला सकती है। दूसरे अनुच्छेद में क्या कहा गया है कि भारत की संसद जो है वह क्या करती है, राष्ट्रपति की अनुमति लेकर के किसी भी विदेशी राज्य को अपने देश में क्या कर सकती है, मिला सकती है। लेकिन कंडीशन यह होना चाहिए कि वह राज्य जो विदेशी है वह भारत में क्या हो, मिलना चाहता हो। संसद क्या करेगी, राष्ट्रपति को सूचना दे देगी कि हाँ, हम इस विदेशी राज्य को अपने देश में मिलाने जा रहे हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति क्या करते हैं, उनको पूर्ण अनुमति दे देते हैं। ठीक है, देखिए राष्ट्रपति की हमारे भारतीय संविधान में ढेर अहमियत नहीं रखी गई है। देखिए आपको पढ़ाया जाएगा कि जो कार्यपालिका का वास्तविक हेड होता है वह प्रधानमंत्री होता है, जबकि संवैधानिक हेड होता है वह कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। तो दोस्तों राष्ट्रपति जो होते हैं वह सिर्फ औपचारिक रूप से अपने क्या करते हैं, कर्तव्यों का पालन करते हैं, जबकि वास्तविक हेड कौन होता है, प्रधानमंत्री। और संसद अगर चाहेगी तो राष्ट्रपति को पूर्व सूचना दे करके किसी भी विदेशी राज्य को क्या करेगी, अपने देश में मिला लेगी। जैसा एग्जाम्पल मैंने लिखा है क्या, सिक्किम। मैंने क्या लिखा है, सिक्किम। देखिए दोस्तों सिक्किम क्या था, एक देश था। सिक्किम क्या था, एक देश था। सिक्किम ने कहा भारत से कि हम क्या करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपके देश से क्या करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। तो हमारे भारतीय संसद ने राष्ट्रपति को सूचना दी कि जो सिक्किम है वह भारत देश में क्या करना चाहता है, मिलना चाहता है। तो राष्ट्रपति की अनुमति के पश्चात संसद ने संविधान संशोधन किया। संसद ने क्या किया, संविधान संशोधन किया। और पहली बार संविधान संशोधन किया गया 35वां संविधान संशोधन। देखिए यहाँ पर मैं 36वां लिखा हूँ, लेकिन आप पहले सुनिए। 35वें संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का सह राज्य बनाया गया। अर्थात सिक्किम ने कहा कि पहले हम आप में पूर्ण रूप से नहीं मिलेंगे, पहले हम कुछ दिन देखेंगे कि क्या आप हमारे साथ व्यवहार अच्छा करते हैं या फिर आप उन्हीं तरीके से हमको रखते हैं जैसे आपके अंदर अन्य राज्य हैं। तो 35वें संविधान संशोधन 1974 के तहत सिक्किम को भारत का सह राज्य बनाया गया। लेकिन दोस्तों जब 1 साल बीता और सिक्किम को लगा कि हाँ, हमें भी वैसे ही अधिकार दिए जा रहे हैं जैसे कि भारत में अन्य राज्य हैं, तो सिक्किम ने भारत का राज्य बनने से क्या कर दिया, राज्य बनने से पूरी स्वीकृति प्रदान कर दी। अर्थात कहा कि हम अब आप में पूर्ण रूप से क्या होते हैं, मिलना चाहते हैं। तब संसद ने 36वां संविधान संशोधन 1975 करके सिक्किम को 22वें राज्य की क्या दे दी, दर्जा दे दी। फिर से सुनिए दोस्तों, सिक्किम एक विदेशी राज्य था। ठीक है, सिक्किम चाहता था कि वह भारत से मिले। तो जो हमारी संसद है, संसद ने राष्ट्रपति की अनुमति के पश्चात
सिक्किम को क्या किया, भारत में मिलाने का प्रयास किया। तो सिक्किम चाहता था कि पहले वह भारत में पूर्ण रूप से ना मिले। वह चाहता था कि पहले वह कुछ दिनों तक रह करके देखे कि क्या हमें वही अधिकार, वही सब प्रदान किए जा रहे हैं जो भारत में स्थित अन्य राज्यों को भी प्रदान किए जा रहे हैं। तो दोस्तों आपसे पूछा जाएगा सह राज्य, सिक्किम सह राज्य कब बना? तो आपसे पूछा जाएगा 35वां संविधान संशोधन 1974 के तहत। लेकिन एक साल बाद जब सिक्किम को लगा कि हाँ हमें वही अधिकार, वही सारे प्रावधान दिए जा रहे हैं जो भारत में स्थित अन्य राज्य हैं उनको दिए जा रहे हैं, तो सिक्किम ने भारत का राज्य बनने से क्या किया, भारत का राज्य बनने पर पूर्ण सहमति जता दी। और भारतीय संसद ने अगला संशोधन अर्थात 36वां संविधान संशोधन किया 1975 में, और सिक्किम को 22वें राज्य का क्या दे दिया, दर्जा दे दिया। और आप जानते हैं दोस्तों, सिक्किम वर्तमान में भारत का क्या है, एक राज्य है। ठीक है, तो दोस्तों आपको अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 2 समझ में आया होगा। एक में भारत राज्यों का संघ है, 3 प्रकार के राज्यों की बात की गई है, और इसका विवरण अनुसूची 1 में भी मिलता है, यह प्रावधान था। दूसरे में क्या कहा गया कि संसद चाहे राष्ट्रपति को पूर्व में सूचना दे करके किसी भी विदेशी राज्य को क्या कर सकता है, अपने देश में मिला सकता है। समझ में आया? बात करते हैं अनुच्छेद 3 की। देखिए अनुच्छेद 3 में क्या कहा गया है, भारत के किसी राज्य का नाम, सीमा और क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है। कौन कर सकता है? भारतीय संसद। किसकी अनुमति पर? राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति पर। देखिए चाहे संसद को किसी विदेशी राज्य को मिलाना हुआ तब भी वह पूर्व में राष्ट्रपति को सूचना दे देगी कि हाँ हम इस राज्य को मिलाने जा रहे हैं। बाद में राष्ट्रपति उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार अनुच्छेद 3 में भी कहा गया कि संसद चाहे तो भारत के अंदर जितने भी राज्य हैं उनके नाम में, उनकी सीमा में और उनके सीमा क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है। कैसे? राष्ट्रपति को पूर्व सूचना दे करके। अर्थात राष्ट्रपति से कहेगा, भारतीय संसद राष्ट्रपति से कहेगी कि हम इस राज्य का क्या करने जा रहे हैं, नाम बदलने जा रहे हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य को, एक राज्य से 2 राज्य बनाने जा रहे हैं, या उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो इस पर सूचना पहले राष्ट्रपति को दे दी जाती है ताकि राष्ट्रपति बाद में कोई ऑब्जेक्शन ना करे। तो वही अनुच्छेद 3 में कहा गया दोस्तों कि भारतीय संसद किसी भी राज्य की क्षेत्र, सीमा और नाम में परिवर्तन कर सकती है राष्ट्रपति को पूर्व सूचना दे करके। तो यह किया भी गया दोस्तों, हमारे देश में यह किया भी गया है। एग्जाम्पल के रूप में मैं लिखा हूँ, एमपी से छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया दोस्तों। और आप जानते हैं एमपी से छत्तीसगढ़ को 1 नवंबर सन 2000 में क्या कर दिया गया, काट करके अलग कर दिया गया। उसी प्रकार उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को, आप जानते हैं पहले उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक ही राज्य में थे, लेकिन 9 नवंबर सन 2000 में ही उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को काट करके अलग कर दिया गया। ठीक उसी प्रकार बिहार से झारखंड को अलग कर दिया गया 15 नवंबर सन 2000 में। और अभी आप नया ही सुने होंगे, जम्मू कश्मीर विवाद, धारा 370 5 अगस्त सन 2020 को जम्मू कश्मीर से भारतीय संसद ने धारा 370 को क्या किया, हटा दिया। और 31 अक्टूबर, याद करिए 31 अक्टूबर को क्या रहता है, राष्ट्रीय एकता दिवस, सरदार पटेल की जयंती। तो 31 अक्टूबर 2020 को जम्मू कश्मीर से एक राज्य अलग कर दिया जिसका नाम क्या पड़ गया, लद्दाख। ठीक है, और जम्मू कश्मीर और लद्दाख अब क्या हो गए, एक केंद्र शासित प्रदेश हो गए। ठीक है, तो इन सब का परिवर्तन किया किसने किया, भारतीय संसद ने किया। किसको सूचना दे करके, राष्ट्रपति को सूचना दे करके। तो अनुच्छेद 3 में देखिए दोस्तों, यह कभी डेट भी पूछ लिए जाते हैं और कई एग्जाम में यह पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को कब काट कर अलग किया गया। तो आप बताएंगे 9 नवंबर सन 2000, याद भी कर सकते हैं 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर। 1 नवंबर को एमपी से छत्तीसगढ़, 9 नवंबर को यूपी से उत्तराखंड, बिहार से झारखंड को 15 नवंबर से, और जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग कर दिया गया 31 अक्टूबर सन 2020 को। और 5 अगस्त सन 2020 को जम्मू कश्मीर से
धारा 370 को क्या किया गया था, रिमूव किया गया था। धारा 370 लगने के कारण दोस्तों जम्मू कश्मीर को एक अलग नागरिकता प्राप्त थी। अब हमें पढ़ने में भी आसानी होगी कि अब भारत देश की नागरिकता एकल है। नहीं तो दोस्तों भारत की कैसी नागरिकता थी, भारत देश की नागरिकता दोहरी थी। अर्थात देखिए जम्मू कश्मीर की नागरिकता अलग थी, तो जम्मू कश्मीर से धारा 370 जब हट गया, अब हमें पढ़ने में भी आसान हो गया कि क्या हो गई, भारत देश में नागरिकता एकल हो गई। धारा 370 के कारण ही दोस्तों जम्मू कश्मीर का क्या था, अलग से फ्लैग था, अलग से झंडा था। धारा 370 हटने के कारण ही अब पूरे देश में एक ही फ्लैग रह गया, अर्थात तिरंगा। ठीक है, तो यह याद कर सकते हैं आप। अनुच्छेद 3 में क्या कहा गया है, भारतीय संसद राष्ट्रपति की पूर्व सूचना पर क्या कर सकती है, किसी भी राज्य की सीमा में, नाम में तथा क्षेत्रफल में परिवर्तन कर सकती है। अब आते हैं दोस्तों अनुच्छेद 4। देखिए अनुच्छेद 2 व 3 को अनुच्छेद 368 से बाहर किया गया है। हम दोस्तों इसको मिटा रहे हैं, तब आपको समझाते हैं। देखिए जब हम संविधान के भाग कल पढ़े थे, पिछले वीडियो में जो भी पढ़े थे, तो हमने आपको भाग लिखवाया था। आप एक भाग और याद करिएगा, भाग 20, और भाग 20 को रखा गया अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 368, और इसमें रखा गया क्या दोस्तों, संविधान संशोधन। संविधान संशोधन, आप कहेंगे संविधान संशोधन क्या होता है। देखिए दोस्तों जब हमारे भारतीय संविधान का निर्माण हो रहा था, तो उसके संवैधानिक सलाहकार कौन थे, BN राव। वह चाहते थे दोस्तों कि जो भारतीय संविधान को बनाया गया है, अगर भविष्य में कोई प्रावधान ऐसे हों जो लोकतंत्र को क्या पहुंचाते हों, जो लोकतंत्र के लिए घातक सिद्ध हों, तो उनका क्या किया जाए, संशोधन किया जाए, अर्थात उन्हें क्या किया जाए, हटा दिया जाए। तो हटाने के लिए दोस्तों संविधान में क्या करना पड़ेगा, संशोधन करना पड़ेगा। और अगर कुछ ऐसे प्रावधान हो जिन्हें संविधान में जोड़ा जाना हो, तब भी संविधान संशोधन करना पड़ेगा। तो उसी संविधान संशोधन को हमारे भारतीय संविधान के भाग 20 में और अनुच्छेद 368 में रख दिया गया, और कहा गया अनुच्छेद 368 के तहत हम भारतीय संविधान में क्या कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं, और जो भी प्रावधान रहेंगे उन्हें हटा भी सकते हैं या नए प्रावधान को जोड़ भी सकते हैं। ठीक है, तो यह आप एक भाग और याद रखिएगा, अनुच्छेद 368 भाग 20 क्या है, संविधान संशोधन। तो यहाँ मैं लिखा हूँ दोस्तों अनुच्छेद 2 व अनुच्छेद 3। हमने आपको क्या बताया, अभी अनुच्छेद 2 बताया, देखिए संसद राष्ट्रपति की अनुमति पर किसी विदेशी राज्य को मिला सकती है। 3 क्या बताया कि राज्य में क्या कर सकती है, सीमा क्षेत्र में, क्षेत्रफल में या उसके नाम में परिवर्तन कर सकती है। तो अनुच्छेद 2 व अनुच्छेद 3 को अनुच्छेद 368 से बाहर रखा गया है। देखिए संसद, यह संसद को अधिकार है दोस्तों, यह संसद को अधिकार है कि वह अनुच्छेद 2 व अनुच्छेद 3 का प्रयोग करके और राष्ट्रपति को पूर्व सूचना दे करके कुछ भी परिवर्तन कर सकती है, और राष्ट्रपति उसको उस पर साइन करने के लिए क्या होंगे, बाध्य होंगे। अगर दोस्तों अनुच्छेद 2 व अनुच्छेद 3 भारतीय संविधान में रखा जाता, देखिए भारतीय संविधान में रखा जाता, तो बार बार क्या करना पड़ता, उसमें संशोधन करना पड़ता, अर्थात भाग 2 में और भाग 3 में, भाग 2 में और भाग 3 में बार बार संशोधन करना पड़ता। इसलिए राष्ट्रपति की क्या हो, बाध्यता ना हो, और भारतीय संसद आसानी से और शीघ्र ही यह कार्य कर सके, इसीलिए अनुच्छेद 2 को और अनुच्छेद 3 को अनुच्छेद 368 अर्थात संविधान संशोधन से क्या कर दिया गया है, बाहर कर दिया गया है। ठीक है, अर्थात संसद चाहे तो बिना संविधान में संशोधन करके क्या कर सकती है, अनुच्छेद 2 व अनुच्छेद 3 को क्या कर सकती है, परिवर्तित कर सकती है। ठीक है, एक चीज और देखिए दोस्तों, जब अनुच्छेद 2 में और अनुच्छेद 3 में कोई क्या होगा, परिवर्तन होगा। फिर से सुनिए, जब अनुच्छेद 2 में परिवर्तन होगा या अनुच्छेद 3 में परिवर्तन होगा, तो आप जानते हैं अनुसूची, तो आप यह सुनिए कि अनुसूची 1 व अनुसूची 3, अनुसूची 3, अनुसूची 4 में भी क्या करना पड़ेगा, परिवर्तन करना पड़ेगा। क्यों, हमने आपको बताया था कि अनुसूची 1 में
भारत के राज्य एवं उसके क्षेत्र की बात की गई है। और अनुसूची 4 में हमने आपको पढ़ाया था कि अनुसूची 4 में राज्यसभा में सदस्यों का क्या होता है, मनोनय होता है कि किस राज्य से कितने सदस्य राज्यसभा में आएंगे, इसका वर्णन अनुसूची 4 में किया गया है। तो आप देख रहे हैं जब किसी राज्य को मिलाया जा रहा है तो उसके राज्य क्षेत्र में क्या होगा, उसके सीमा क्षेत्र में परिवर्तन होगा, अर्थात अनुसूची 1 में परिवर्तन होगा। और जब एक नए राज्य का गठन होगा तो उस नए राज्य से कितने सदस्य राज्यसभा में आएंगे यह भी बदलेगा, अर्थात अनुसूची 4 में परिवर्तन होगा। तो आपसे पूछा जाता है कि यदि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत कोई प्रावधान बदले जाते हैं या नए प्रावधान जोड़े जाते हैं तो भारतीय संविधान की किस अनुसूची में परिवर्तन होता है या किस अनुसूची पर क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। तो आप आंसर देंगे अनुसूची 1 व अनुसूची 4। ठीक है, तो दोस्तों यह 4 भाग हमने आज भाग 1 पढ़ा और इस भाग के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 4 तक अध्ययन किया। आप फिर से वीडियो देखिएगा, अगर समझ में नहीं आया होगा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, याद करना उतना कठिन नहीं है दोस्तों, बस आप ध्यान से पढ़िए और ध्यान से सुनिए तो अपने आप ही आपको सभी चीज़ें याद हो जाएंगी। चलिए हम एक बार और रिपीट करवाते हैं। अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है, भारत राज्यों का संघ है। और क्या कहा गया है, इसमें 3 प्रकार के राज्यों की बात की गई है, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और अर्जित राज्य। इसमें क्या कहा गया है, अनुसूची, इसमें क्या कहा गया, अनुसूची 1 में भी इसकी चर्चा की गई है, अर्थात अनुच्छेद 1 और अनुसूची 1 दोनों एक दूसरे से क्या हैं, लिंक है। अनुच्छेद 2 पढ़ते हैं, संसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना दे करके किसी विदेशी राज्य को मिला सकती है। 3 में संसद अपने देश के अंदर कोई भी राज्य के नाम, सीमा क्षेत्र या क्षेत्रफल में परिवर्तन कर सकती है। अनुच्छेद 4 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 2 व अनुच्छेद 3 के अंतर्गत जितने भी प्रावधान हैं इसे संविधान संशोधन से बाहर रखा गया है। ठीक है, और हमने आपको अनुसूची 1 और 4 को भी बताया। अनुसूची जब भी आप अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में परिवर्तन करेंगे तो आपको अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में भी परिवर्तन करना होगा, क्योंकि अनुसूची 1 में राज्य और उसके सीमा क्षेत्र की बात की गई है और अनुसूची 4 में राज्यसभा में आने वाले सदस्यों की बात की गई है। ठीक है, तो दोस्तों इसके पश्चात हम पढ़ेंगे भाग 2 जिसमें रखा गया है नागरिकता को। देखिए दोस्तों, जो यह हमारा भाग 1 है इसमें कुछ आयोग भी हैं। जैसे आप जानते हैं भाषाई आधार पर, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन था तो आप आंसर देते हैं आंध्र प्रदेश। या आपसे ही यही पूछ लिया जाता है कि भाषाई आधार पर गठित पहला आयोग कौन था। ठीक है, तो देखिए इसी भाग 1 के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के आयोग भी आते हैं, जैसे फजल अली आयोग आता है, यश के धर आयोग आता है। ठीक है, और तमाम प्रकार के आयोग आते हैं। भाषाई आधार पर कैसे राज्यों का गठन हुआ, क्यों गठन हुआ, किस प्रकार गठन हुआ। तो अगर आप और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, अर्थात इसके पश्चात जैसे हमने चारों अनुच्छेद का अध्ययन करवा दिया आपको, अगर आप इसका और डिटेल लेना चाहते हैं, अर्थात आप यह चाहते हैं कि हम आयोग भी पढ़ें और विभिन्न प्रकार के जो राज्य गठित हुए हैं भाषा के आधार पर उनको भी अध्ययन करना चाहते हैं, तो ज़रूर बताइएगा दोस्तों कमेंट करके। नहीं तो हम अगले वीडियो में नागरिकता का वर्णन करेंगे, अर्थात भाग 2। भाग 2 में क्या रखा गया है, नागरिकता। पहले आप एक बार पढ़ लीजिए, फिर हम आपको एक ऐसी ट्रिक बताएंगे जिससे आपको भारतीय संविधान के सभी भाग एक ही लाइन में याद हो जाएंगे। ठीक है, आज के लिए बस यहीं तक, धन्यवाद।